स्थानीय शासन परिचय। केंद्रीय और प्रादेशिक स्तर पर निर्वाचित सरकार की मौजूदगी ही किसी लोकतंत्र के लिए काफी नहीं है। लोकतंत्र के लिए अभी जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर स्थानीय मामलों की देखभाल करने वाली एक निश्चित सरकार हो। इस अध्याय में हम अपने देश में मौजूद स्थानीय सरकार की बनावट का अध्ययन करेंगे। हम यह भी पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार का क्या महत्व है और उसे स्वतंत्र से शक्ति प्रदान करने के क्या रास्ते हैं। यह अध्याय पढ़ने के बाद आप यह जान सकेंगे कि स्थानीय शासकीय निकायों का महत्व क्या है, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं और स्थानीय शासकीय निकायों के काम और जिम्मेदारी कौन कौन सी हैं। स्थानीय सरकार क्यों? मध्य प्रदेश का एक जिला है सीहोर। गीता राठौड़ इस जिले की जमनिया तालाब ग्राम पंचायत की रहने वाली हैं। एक आरक्षित सीट से सन 1995 में गीता सरपंच निर्वाचित हुई, लेकिन सन 2000 में गांव वालों ने अच्छे कामों का इनाम देते हुए गीता को दोबारा चुना। इस बार गीता एक सामान्य सीट से चुनी गई। गीता गृहिणी हुआ करती थी, लेकिन वह राजनीतिक रूप से एक दूरदर्शी नेता बनकर उभरी। उन्होंने अपने पंचायत की जनशक्ति का इस्तेमाल तालाबों को पक्का बनवाने, स्कूल की इमारत और गांव में सड़कें बनवाने में किया। गीता ने अपनी पंचायत की सामूहिक शक्ति का इस्तेमाल महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा और अत्याचार से लड़ने, पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने और अपने गांव में वन तथा जल प्रबंधन को बढ़ावा देने में किया। पंचायत राज अपडेट खंड 11 संख्या 3 फरवरी 2004 का। सफल महिला को ऐसी ही एक कथा और है। यह महिला तमिलनाडु ने एक गांव बेंगवसल की सरपंच थी। सन 1997 में तमिलनाडु की सरकार ने 71 सरकारी कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर जमीन आवंटित की। यह जमीन बेंगवसल ग्राम पंचायत के दायरे में थी। उच्चतर अधिकारियों के निर्देशन पर कांचीपुरम जिले के कलेक्टर ने वेंगवसल ग्राम पंचायत के सरपंच को आदेश दिया कि आवंटित जमीन के संबंध में जो फैसला लिया जा चुका है उसे मानते हुए ग्राम पंचायत से इस आशय को प्रस्ताव पारित कराए। सरपंच और ग्राम पंचायत ने कलेक्टर के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। कलेक्टर ने जमीन के अधिग्रहण का आदेश दिया। ग्राम पंचायत ने कलेक्टर के इस कार्रवाई का विरोध में मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ ने कलेक्टर के आदेश की जायज बताया। अदालत का फैसला था कि इस संबंध में ग्राम पंचायत की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। पंचायत ने इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ के पास अपील की। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया। न्यायाधीशों का फैसला था कि सरकारी आदेश पंचायत की शक्तियों की अवहेलना तो करता ही है, यह पंचायत की संवैधानिक हैसियत का भी सरासर उल्लंघन है। पंचायत राज अपडेट खंड 12 जून 2005। ये दोनों कथाएं अलग अलग नहीं हैं। स्थानीय शासन की संस्थाओं को सन 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद से पूरे भारत में बड़े पैमाने पर बदलाव की लहर चल पड़ी। ये कथाएं इस बदलाव का सबूत पेश करती हैं, लेकिन क्या इस तरह की उदाहरण नहीं है जहां गांव की पंचायत के पुरुष सदस्य ने महिला सरपंच को परेशान किया हो? जब महिला अधिकारी इस पद पर बैठती है तो पुरुष को इससे खुशी क्यों नहीं होती है? पुरुष को खुशी क्यों नहीं होती है? गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नजदीक का शासन है। स्थानीय शासन का विषय है आम नागरिक की समस्याएं और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी। स्थानीय शासन की मान्यता है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय ही लोकतांत्रिक फैसला लेने के अनिवार्य घटक हैं। कारागार और जनहितकारी प्रशासन के लिए भी यह जरूरी है। स्थानीय शासन का फायदा यह है कि यह लोगों के सबसे नजदीक होता है और इसी कारण उनकी समस्याओं का समाधान बहुत तेजी से तथा कम खर्चों में हो जाता है। गीता
राठौर वाले मामले में हमने देखा कि उन्होंने ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जामनिया तालाब पंचायत में बड़ा बदलाव कर दिखाया। बेंगवसल गांव की जमीन पर उस गांव का ही हक रहा। अपनी जमीन के साथ क्या करना है यह फैसला करने का अधिकार भी गांव के हाथ में रहा। ऐसे ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचायत के सदस्यों के जुझारू प्रयासों के कारण संभव हुआ। इस तरह स्थानीय शासन लोगों के स्थानीय हितों की रक्षा में अत्यधिक कारगर साबित हो सकता है। लोकतंत्र का मतलब है सार्थिक भागीदारी। लोकतंत्र का रिश्ता जवाबदेही से भी है। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। गीता राठौड़ की कहानी प्रतिबद्धता के साथ लोकतंत्र में भागीदारी करने की घटना में एक है। वह वेंगसवसल ग्राम पंचायत ने अपने जमीन पर अपना हक बनाए रखने के लिए अथवा प्रयास किया। यह जवाबदेही को सुनिश्चित करने के एक मिशन की मिसाल है। स्थानीय शासन के स्तर पर आम नागरिक को उसके जीवन से जुड़े मसलों, जरूरतों और उसके विकास के बारे में फैसला लेने की प्रक्रिया को शामिल किया जा सकता है। जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं वे काम स्थानीय लोगों और उनके नामुइंदों के हाथों में रहना चाहिए। लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है कि आम जनता प्रादेशिक अथवा केंद्रीय सरकार से कहीं ज्यादा परिचित स्थानीय शासन से होती है। स्थानीय शासन क्या कर रहा है और क्या करने में नाकाम रहा है, आम जनता की इस सवाल से कहीं ज्यादा सरोकार होता है, क्योंकि इस बात का सीधा असर उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पर। क्या यह संभव है कि हमारे यहाँ सरकार सिर्फ स्थानीय स्तर पर हो और राष्ट्रीय स्तर पर इसके समायोजन का निकाय हो? मुझे लगता है कि महात्मा गांधी ने इस तरह की कोई बात कही थी। पड़ता है इस तरह स्थानीय शासन को मजबूत करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने की समान है। कहाँ पहुंचे, क्या समझे? स्थानीय शासन लोकतंत्र को मजबूत बनाता है कैसे? ऊपर जो उदाहरण दिया गया है उसमें तमिलनाडु सरकार के हिसाब को आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? भारत में स्थानीय शासन का विकास। आइए इस बात की चर्चा करें कि भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ और हमारे संविधान में इसके बारे में क्या कहा गया है। माना जाता है कि आप अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय प्राचीन भारत में सभा के रूप में मौजूद थे। समय बीतने के साथ गांव की इन सभाओं ने पंचायत का रूप ले लिया। समय बदलने के साथ साथ पंचायत की भूमिका और काम भी बदलते रहे। आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था। उसने इस निकायों को बनाने की दिशा में पहल कदमी की। उस वक्त से मुकामी बोर्ड लोकल बोर्ड कहा जाता था। बहरहाल इस दिशा में प्रगति बड़ी धीमी गति से हो रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार से मांग की कि सभी स्थानीय बोर्ड को ज्यादा कारगर बनाने के लिए वह जरूरी कदम उठाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने। सन 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी यह प्रकृति जरूरी रही। भारतीय लोकतंत्र ग्राम स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है। विकास की हर पहलकदमी में स्थानीय लोगों की, मैं अतीत के बारे में तो नहीं जानती, लेकिन मेरे मन में यह शंका जरूर उठती है कि गांव की पंचायत के लिए चुनाव न हो तो ऐसी पंचायत में गांव के बुजुर्गों, अमीर लोगों और समाज के ऊपरी तबके के पुरुषों का बोलबाला रहेगा। भागीदारी होनी चाहिए ताकि यह सफल हो। इस तरह पंचायत को सहभागी लोकतंत्र को स्थापित करने के साधन के रूप में देखा गया। दिल्ली में बैठे गवर्नर जनरल के हाथ में बहुत ज्यादा शक्तियां थी। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की चिंताएं में यह बात भी शामिल थी। इसी कारण हमारे नेताओं के लिए आजादी का अर्थ एक आश्वासन था
कि फैसला लेने में तथा कार्यपालिका और प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल में विकेंद्रीकरण होगा। भारत की आज़ादी का मतलब होना चाहिए समूचे भारत की आज़ादी। आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे से होना चाहिए। इस तरह हर गांव एक गणराज्य होगा। इसका मतलब यह है कि हर गांव को आत्मनिर्भर और अपने मामलों को खुद निपटाने में काबिल होना पड़ेगा। अनगिनत गांवों से बने इस ढांचे में आगे की ओर फैसले फैलते और ऊपर चढ़ते दायरे होंगे। जीवन एक पिरामिड की तरह होगा, इस जिसमें शीर्ष आधार पर टिका होगा महात्मा गांधी। जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंप दिया गया। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसकी चर्चा है। इसमें कहा गया कि देश की हर सरकार अपनी नीति में इसे एक निर्देशक तत्व मानकर चले, जैसा कि आपने अध्याय 2 में पढ़ा है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग होने के कारण संविधान का यह प्रावधान अदालतीवाद के दायरे में नहीं आता है और इसकी प्राकृतिक प्रधानता सलाह मशवरे की है। ऐसा लगता है कि स्थानीय शासन के मसलों को, जिसमें पंचायत भी शामिल है, संविधान में यथोचित महत्व नहीं मिला। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? यहाँ कुछ कारण बताए जा सकते हैं। पहले बात तो यह है कि देश विभाजन की खलबली के कारण संविधान को झुकाव केंद्र को मजबूत कर बनाने का रहा। नेहरू खुद अति स्थानीयता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे। दूसरे, संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में एक मजबूत आवाज उठ रही थी। इसका कहना था कि ग्रामीण भारत में जाति पाति और आपसी फूट का बोलबाला है। स्थानीय शासन का उद्देश्य तो बड़ा अच्छा है, लेकिन ग्रामीण भारत में ऐसे माहौल में यह उद्देश्य ही माटी या मेट हो जाएगा। बहरहाल किसी भी सदस्य की ने विकास योजना में जन भागीदारी के महत्व से इनकार नहीं किया। संविधान सभा के बहुत से सदस्य चाहते थे कि भारत में लोकतंत्र का आधार ग्राम पंचायत ही हो। उन्हें इस बात की गहरी चिंता थी कि गांव में गुटबाजी तथा अन्य बुराइयों के मौजूद होते ऐसा करना शायद ठीक न हो। लोकतंत्र के हक में गांव को स्वशासन, यहाँ तक कि स्वायत्तता हासिल करने की कला में प्रशिक्षित किया जा सकता है। हमारे लिए जरूरी है कि हम गांवों को सुधारने और वहां शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों की जड़ जमाने में समर्थ हो। अंतंत शयनम अयंगर संविधान सभा वाद विवाद खंड 8 पृष्ठ संख्या 428 17 नवंबर 1948। स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला, लेकिन इससे पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनने के लिए कुछ प्रयास हो चुके थे। इसी सिलसिले में पहला नाम आता है 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का है। इस कार्यक्रम के पीछे सोच यह थी कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो। इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई। कुछ प्रदेश मसलन गुजरात, महाराष्ट्र ने सन 1960 में निर्वाचन द्वारा बने स्थानीय निकायों की प्रणाली अपनाई, लेकिन अनेक प्रदेशों में इन स्थानीय निकायों की शक्ति इतनी नहीं थी कि वे स्थानीय निकाय की देखभाल कर सके। ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केंद्रीय सरकार पर बहुत ज्यादा निर्भर थे। कई प्रदेशों ने तो यहाँ तक नहीं माना कि निर्वाचन द्वारा स्थानीय निकाय स्थापित करने की जरूरत भी है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ स्थानीय निकायों को भंग करके स्थानीय शासन का जिम्मा सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया गया। कई प्रदेशों में अधिकांशतः स्थानीय निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से हुए। अनेक प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव समय समय पर स्थगित होते रहे हैं। जब सभी राजनीतिक दल और यहाँ तक कि मेरी कक्षा में भी गुटबाजी चलती है, तो गांव में मौजूद गुटबाजी से लोग इतना डरते क्यों हैं? सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पूर्वावलोकन की शुरुआत हुई। सन 1989 में पी के थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। समिति की सिफारिश थी कि स्थानीय शासन की संस्थाओं के चुनाव समय समय पर कराने, उनके समुचित कार्यों की सूची तय करने तथा ऐसी संस्थाओं को धन
प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। कहाँ पहुंचे क्या समझे? नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर दोनों स्थानीय शासन के निकायों को लेकर खास उत्साहित नहीं थे। क्या स्थानीय शासन को लेकर उनकी आपत्तियां एक जैसी थी? सन 1992 में से पहले स्थानीय शासन को लेकर संवैधानिक प्रावधान क्यों था? सन 1960 और 1970 के दशक में किन प्रदेशों में स्थानीय शासन की स्थापना हुई? संविधान के 73वें और 74वें संशोधन सन 1989 में केंद्र सरकार ने 2 संवैधानिक संशोधन की बात आगे बढ़ाई। इन संशोधनों का लक्ष्य था स्थानीय शासन को मजबूत करना और पूरे देश में इसके कामकाज तथा बनावट में एक रूपता लाना। ब्राजील के संविधान में प्रांत, संघीय, जिले तथा नगर पालिका परिषद की व्यवस्था है। इनमें से हर एक को स्वतंत्र शक्तियां प्रदान की गई हैं। इनका न्यायाधिकरण भी अलग अलग है। जिस तरह गणराज्य, रिपब्लिक राज्यों के कामकाज में हस्तक्षेप संविधान में बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह राज्य भी नगर पालिका परिषद के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यह प्रावधान स्थानीय शासन की शक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। बाद में सन 1992 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया। संविधान के 73वें संशोधन गांवों के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है। संविधान का 74वां संशोधन शहरी स्थानीय शासन नगर पालिका से जुड़ा है। सन 1993 में 73वां और 74वां संशोधन लागू हुआ। हमने पहले देखा कि स्थानीय शासन को राज्य सूची में रखा गया। प्रदेश को इस बात की छूट है कि वे स्थानीय शासन के बारे में अपनी तरह की कानून बनाए, लेकिन संविधान में संशोधन हो जाने के बाद प्रदेशों को ऐसे कानून बदलने पड़े ताकि उन्हें संशोधित संविधान के अनुरूप किया जा सके। प्रदेश को इन संशोधन के आलोक में स्थानीय शासन को अपने अपने कानूनों में जरूरी बदलाव करने के लिए 1 वर्ष का समय दिया गया। 73वां संशोधन। आइए अब ऐसे 73वें संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था में आए बदलाव की जांच करें। यदि मैंने इस बात को ठीक ठीक समझा है तो मेरे जानते केंद्र ने प्रदेश को स्थानीय शासन के संबंध में सुधार करने के लिए मजबूत किया। और यह अपने आप में मजेदार बात है कि आप विकेंद्रीकरण को अपनाते हैं, लेकिन केंद्रीकरण की प्रक्रिया के जरिए। त्रिस्तरीय बनावट। अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था की ढांचा त्रिस्तरीय है। सबसे नीचे यानी पहली पायदान पर ग्राम पंचायत आती है। ग्राम पंचायत के दायरे में एक अथवा एक से ज्यादा गांव होते हैं। मध्यवर्ती स्तर यानी बीच का पायदान मंडल का, जिसे खंड, ब्लॉक या तालुका भी कहा जाता है। इस पायदान पर कायम स्थानीय शासन के निकाय को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है। जो प्रदेश आकार में छोटे हैं वहाँ मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर को बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे ऊपर ले पायदान पर जिला पंचायत का स्थान है। इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आता है। संविधान के 73वें संशोधन में इस बात का भी प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। पंचायती हलके में मतदाताओं के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है। क्या ग्राम सभा पूरे गांव के लिए एक लोकतांत्रिक मंच का काम करती है? क्या ग्राम सभा सचमुच नियमित रूप से बैठती है? चुनाव। पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तरों के चुनाव सीधे जनता कराती है। हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल की होती है। यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरा होने से पहले पंचायत को भंग करती है तो इसके 6 माह के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने वाला यह महत्वपूर्ण प्रावधान है। संविधान के 73वें संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से होते थे और पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। हमने चुनाव पर केंद्रित अध्याय में पढ़ा था कि संसद और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण देने से संबंधित विधेयक पारित न हो सका, लेकिन स्थानीय निकायों में महिलाओं के आरक्षण की बात इतनी आसानी से कैसे मान ली गई? आरक्षण। सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। तीनों
स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में की गई है। यदि प्रदेश की सरकार जरूरी समझे तो वह अन्य पिछड़े वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती है। यहाँ यह बात गौरतलब है कि यह आरक्षण पंचायत के मात्र आरक्षण सदस्यों की सीट तक सीमित नहीं है। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष चेयरपर्सन पद तक आरक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त सिर्फ सामान्य श्रेणी की सीटों पर ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण सीट पर भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। इसका अर्थ है यह हुआ कि कोई सीट महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के लिए साथ साथ आरक्षित की जा सकती है। इस तरह सरपंच का पद कोई दलित अथवा आदिवासी महिला धारण कर सकती है। विषयों का स्थानांतरण, ऐसे 29 विषय जो पहले राज्य सूची में थे अब पहचान कर संविधान के 11वीं अनुसूची में दर्ज कर दिए गए। इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना है। अधिकांशतः मामलों में इन विषयों का संबंध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण के कामकाज से है। इन कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण प्रदेश के कानून पर निर्भर है। हर प्रदेश का यह फैसला करेगा कि 29 विषयों में से कितने को स्थानीय निकायों के हवाले करना है। अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की शक्ति प्राधिकरण और उत्तरदायित्व किसी प्रदेश की विधायिका कानून बनाकर 11वीं अनुसूची में दर्ज मामलों में पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान कर सकती है। 11वीं अनुसूची में दर्ज कुछ विषय कृषि, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचय का विकास, लघु उद्योग, इसमें खाद्य प्रसंस्करण के उद्योग शामिल है, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क, पुलिया, ग्रामीण विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, इसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधि, बाजार और मेला, स्वास्थ्य और साफ सफाई, इसमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा डिस्पेंसरी शामिल है, परिवार नियोजन, महिला और बाल विकास, सामाजिक कल्याण, कमजोर तबके का कल्याण, खासकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सिर्फ राज्य सूची के विषयों को ही क्यों स्थानांतरित किया जाता है? हम केंद्र सूची में दर्ज विषयों को क्यों स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं? भारत के अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्र में 73वें संशोधन के प्रावधान से दूर रखा गया था। ये प्रावधान इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते थे। सन 1996 में अलग से एक अधिनियम बना और पंचायती व्यवस्था के प्रावधान के दायरे में इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया। अनेक आदिवासी समुदायों में जंगल और जल जोहड़ जैसे साझे संसाधनों की देखरेख के रीति रिवाज मौजूद हैं। इस कारण नए अधिनियम में आदिवासी समुदाय के इस अधिकार की रक्षा की गई। वे अपने रीति रिवाज के अनुसार संसाधनों की देखभाल कर सकते हैं। इस उद्देश्य से ऐसे कई इलाके को ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं और निर्वाचित ग्राम पंचायत को कई मायनों में ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ी है। इस अधिनियम के पीछे मूल विचार स्वशासन की स्थानीय परंपरा को बचाना है और आधुनिक ढंग से निर्वाचित निकायों से ऐसे समुदायों को परिचित कराना है। विविधता और विकेंद्रीकरण की भावना से इस विचार की संगति बैठती है। राज्य चुनाव आयुक्त, प्रदेश के लिए जरूरी है कि वे राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करे। इस आयुक्त की जिम्मेदारी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराने की होगी। पहले यह काम प्रदेश का प्रशासन करता था जो प्रदेश की सरकार के अधीन होता है। अब भारत के चुनाव आयुक्त के सामने प्रदेश का चुनाव आयुक्त भी स्वतंत्र ऑटोनोमस है। बहरहाल प्रदेश का चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी है। उसका अथवा उसके कार्यकाल का संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं होता है। प्रदेशों की सरकार तो खुद ही गरीब है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि वे केंद्र सरकार से धन मांगती है। ऐसे में स्थानीय शासन को वे धन कैसे दे सकती है? राज्य वित्त आयोग, प्रदेशों की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है। यह आयोग प्रदेश में मौजूदा स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा। यह आयोग एक तरफ प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच तो दूसरी तरफ शहर और ग्रामीण स्थानीय शासन
की संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे का पुनर्वलोकन करेगा। यह पहल के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मसला न बने। खुद करे, खुद से के उन शक्तियों की पहचान करे जिन्हें आपके प्रदेश की सरकार ने पंचायतों को सौंप दिया है। 74वें संशोधन, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि संविधान के 74वें संशोधन का संबंध शहरी स्थानीय शासन के निकाय अर्थात नगर पालिका से है। शहरी इलाका किसे कहते हैं? मुंबई अथवा कोलकाता जैसे बड़े महानगरों को पहचानना बहुत आसान है, लेकिन जो शहरी इलाके गांव और नगरों के बीच के होते हैं उन्हें पहचान पाना इतना आसान नहीं है। भारत की जनगणना में शहरी इलाकों की परिभाषा करते हुए जरूरी माना गया है कि ऐसे इलाके में कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो। इस इलाके में कामकाजी पुरुषों में से कम 75% खेती बाड़ी के काम से अलग माने जाने वाले पेशे में हो और गौ जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की लगभग 31% जनसंख्या शहरी इलाकों में रहती है। अनेक रूपों में 74वें संशोधन में संविधान के 73वें संशोधन का दोहराव है, लेकिन यह संशोधन शहरी इलाकों से संबंधित है। 73वें संशोधन के सभी प्रावधान मसलन प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण विषयों का हस्तांतरण प्रादेशिक चुनाव आयुक्त और प्रादेशिक वित्त आयोग 74वें संशोधन में शामिल है तथा नगर पालिकाओं पर लागू होते हैं। संशोधन के अंतर्गत इस बात की को अनिवार्य बना दिया गया है कि प्रदेश की सरकार कुछ निश्चित कार्य करने की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय शासकों की संस्थाओं पर छोड़ दे। ये कार्य संविधान की 12वीं अनुसूची में लिखे गए हैं। 73वें और 74वें संशोधन की क्रियान्वयन। अब सभी प्रदेशों में 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून बना दिए हैं। इन प्रावधानों को अस्तित्व में आए अब 10 वर्ष से ज्यादा हो रहे हैं। अब अवधि 1994 से 2004 में अधिकांश प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव कम से कम 2 बार हो चुका है। मध्य प्रदेश और राजस्थान तथा कुछ और प्रदेशों में तो अब तक 3 दफे चुनाव हो चुके हैं। क्या यह आशा की जाए कि ये शहरी स्थानीय निकाय झुग्गी झोपड़ी वासियों को बेहतर आवास प्रदान करने के लिए कुछ करेगा अथवा कम से कम उनके लिए शौचालय आदि का ही निर्माण कराएगा? चित्र को बूझें। अमरा गम्मा अम्मे। यह झंडा स्थानीय शासन को लेकर लोगों की अपेक्षाओं का प्रतीक है। लोग सिर्फ अपने औपचारिक कानून नहीं चाहते हैं, वे चाहते हैं कि इन कानूनों को पूरी ईमानदारी से लागू किया जाए। जहां संक्षेप में लिखे कि आप इस नारे के बारे में क्या सोचते हैं? हमारे गांव में हमारा राज्य। आज ग्रामीण भारत में जिला पंचायत की संख्या 600 से ज्यादा, मध्यवर्ती अथवा प्रखंड स्तरीय पंचायतों की संख्या 6,000 तथा ग्राम पंचायतों की संख्या 2,40,000 है। शहरी भारत में 100 से ज्यादा नगर निगम, 1400 से नगर पालिका और 2,000 नगर पंचायत मौजूद हैं। हर 5 वर्ष पर इन निकायों के लिए 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन होता है। इनमें से 13 लाख महिलाएं हैं। यदि प्रदेशों की विधान सभा तथा संसद को एक साथ रखकर देखें तो भी इनमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या 5,000 से कम बैठती है। स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। यह बात एकदम जाहिर है कि 73वें और 74वें संशोधन ने देश भर में पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं की संस्थाओं की बनावट को एक सा किया है। इन स्थानीय संस्थाओं की मौजूदगी ही अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इससे शासन में जनता की भागीदारी के लिए मंच और माहौल तैयार होगा। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के कारण स्थानीय निकायों में महिलाओं की भारी संख्या में मौजूदगी सुनिश्चित हुई है। आरक्षण का प्रावधान अध्यक्ष और सरपंच जैसे पदों के लिए भी है। इसी कारण निर्वाचित महिलाओं और जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या अध्यक्ष और सरपंच जैसे पदों पर आसीन हुई है। आज कम से कम 200 महिलाएं जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं और 2,000 महिलाएं प्रखंड अथवा तालुका पंचायत की अध्यक्ष हैं और ग्राम पंचायतों में महिलाएं सरपंच की संख्या 80,000 से ज्यादा है। नगर निगमों में 30 महिलाएं मेयर और महापौर हैं। नगर पालिकाओं में 500 से ज्यादा महिलाएं अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। लगभग 650 नगर पंचायतों की प्रधानी महिलाओं
उनके हाथ में है। संसाधनों पर अपने नियंत्रण की दावेदारी करके महिलाओं ने ज्यादा ये न्यूज़पेपर में कटपिट आया है। कटपिट में उत्तर प्रदेश जिला पंचायत चुनाव में डकैतों का दबदबा, राज्यपाल ने रिपोर्ट मांगाई। प्रस्तावित ग्राम न्यायालय विधेयक का विरोध हो रहा है और उत्तरांचल में ये पंचायत राज इन नेम इन लोक लक्षद्वीप मिनिस्ट्री कांग्रेस जिला पंचायत जेडीएस 2 सरपंच रैली टर्न वायलेंट इन आंध्र प्रदेश, 10 इंजर्ड एज पुलिस रिस्टोर टू लाठीचार्ज शक्ति और आत्मविश्वास अर्जित किया है। इन संस्थाओं में महिलाओं की मौजूदगी के कारण बहुत सी स्त्रियों को राजनीति के काम धंधे की समझ पैनी हुई है। अनेक मामलों में पाया गया है कि स्थानीय निकायों को विचार विमर्श में महिलाओं की मौजूदगी उसमें नया परिप्रेक्ष्य जोड़ती है और चर्चा ज्यादा संवेदनशील होती है। अनेक मामलों में यह देखा गया है कि महिलाएं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में असफल रही है अथवा महिलाओं को पद पर आसीन कराकर परिवार का पुरुष उसके बहाने फैसले लेता रहा है। लेकिन ऐसी घटनाओं में तेजी से कमी आ रही है। चित्र को बुझे दिल्ली, मुंबई, मावा सरोकार व नाटो माटे सरकार। इस चित्र में देखें, स्थानीय सरकार यह खुली धूप में बैठी है। क्या कोई और खास बात आपका ध्यान खींचता है? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को संविधान संशोधन ने ही अनिवार्य बना दिया है। इसके साथ ही अधिकांश प्रदेशों ने पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान बनाया है। भारत की जनसंख्या में 16.2% अनुसूचित जाति और 8.2% अनुसूचित जनजाति। स्थानीय शासन के शहरी और ग्रामीण संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों में इन समुदायों के सदस्यों की संख्या लगभग 6.6 लाख है। इससे स्थानीय निकायों की सामाजिक बुनावट में भारी बदलाव आए हैं। ये निकाय जिस सामाजिक सच्चाई के बीच काम कर रहे हैं, अब उस सच्चाई की नामुमकिनगी इन निकायों के जरिए ज्यादा हो रही है। कभी कभी इसमें तनाव पैदा होता है तो तबका सामाजिक रूप से प्रभावशाली होने के कारण गांव पर अपना नियंत्रण रखता था। अब वह अपने इस दबदबा को छोड़ना नहीं चाहते। इससे सत्ता के लिए संघर्ष तेज हो जाता है, लेकिन तनाव और संघर्ष हमेशा बुरे नहीं होते। जब भी लोकतंत्र को ज्यादा सार्थक बनाने और ताकत से वंचित लोगों को ताकत देने की कोशिश होगी तो समाज में संघर्ष और तनाव होना ही है। संविधान के संशोधन के 29वें विषयों को स्थानीय शासन के हवाला किया है। ये सारे विषय स्थानीय विकास और कल्याण की जरूरतों से संबंधित हैं। स्थानीय शासन के कामकाज के पिछले दशकों के अनुभव बताते हैं कि भारत में इसे अपना कामकाज स्वतंत्रता पूर्वक करने की छूट बहुत कम है। अनेक प्रदेशों ने अधिकांश विषय स्थानीय निकायों को नहीं सौंपे थे। इसका मतलब यह है कि स्थानीय निकाय कारगर ढंग से काम नहीं कर सकते थे। इस तरह इतने सारे जनप्रतिनिधि को निर्वाचित करने का पूरा काम बस प्रतीकात्मक बना कर रह गया है। कुछ लोग स्थानीय निकायों के निर्माण का यह कहकर आलोचना करते हैं कि इससे प्रादेशिक और केंद्रीय स्तर पर राज्य तरह से फैसले लिए जाते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। स्थानीय स्तर की जनता के पास लोक कल्याण के कार्यक्रम अथवा साधनों के आवंटन के बारे में विकल्प चुनने की ज्यादा शक्ति नहीं है। अच्छा कानून है तो ठीक, लेकिन केवल कागजी है। इसी को कथनी और करनी में अंतर कहते हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सफल उदाहरण के रूप में अक्सर लातीनी अमेरिका के देश बोलीविया का नाम लिया जाता है। सन 1994 में पालमपुर पार्टिसिपेशन ला जन भागीदारी कानून के तहत विकेंद्रीकरण करके सत्ता स्थानीय स्तर को सौंपी गई। इसके परिणाम स्वरूप मौवापार का लोकतांत्रिक चुनाव संभव हुआ। देश के नगर पालिकाओं में विभाजित किया गया और एक ऐसी प्रणाली अपनाई गई कि नगर पालिकाओं को धन स्वतः हस्तांतरित हो जाए। बोलीविया में 314 नगर पालिकाएं हैं। नगर पालिकाओं की अगुवाई जनता द्वारा निर्वाचित मौवापार करते हैं। इन्हें प्रेसिडेंट म्युनिसिपल भी कहा जाता है। मौवापार के साथ एक नगर पालिका परिषद कैबिलोडो होता
होती है। स्थानीय स्तर के देशव्यापी चुनाव हर 5 वर्ष पर होते हैं। बोलीविया की स्थानीय सरकार को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा बहाल करने तथा आधारभूत ढांचे के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। बोलीविया में देशव्यापी राजस्व उगाही का 20% नगर पालिका को प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता है। नगर पालिका को मोटर वाहन, शहरी संपदा तथा बड़ी कृषि संपदा पर कार्य संपदा पर कर लगाने का अधिकार है। इन नगर पालिकाओं के बजट का अधिकांश हिस्सा वित्तीय स्थानांतरण की प्रणाली के जरिए प्राप्त होता है। स्थानीय निकायों के पास अपना कह सकने लायक धन बहुत कम होता है। स्थानीय निकाय प्रदेश और केंद्र की सरकार पर वित्तीय मदद के लिए निर्भर होते हैं। इससे कारगर ढंग से काम कर सकने की उनकी क्षमता का बहुत क्षरण हुआ है। शहरी स्थानीय निकायों की कुल राजस्व उगाही में 0.24% का योगदान है, जबकि शहरी खर्च का 4% इन निकायों द्वारा व्यय होता है। इस तरह स्थानीय निकाय कमाते कम और खर्च ज्यादा करते हैं। इसी कारण ये निकाय अनुदान देने वाले पर निर्भर होते हैं। निष्कर्ष इस अनुभव में से यही संकेत मिलते हैं कि स्थानीय शासन के निकाय एक एजेंसी की भूमिका निभाते हुए केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों को लागू करना जारी रखेगा। स्थानीय शासन को ज्यादा शक्ति देने का मतलब है कि हम सत्ता के वास्तविक विकेंद्रीकरण के लिए तैयार रहें। आखिरकार लोकतंत्र का मतलब होता है कि सत्ता की भागीदारी जनता होगी। गांव और शहर के लोगों को यह फैसला लेने का अधिकार होना चाहिए कि किस नीति और कार्यक्रम को उन्हें अपनाना है और किसे नहीं। स्थानीय शासन के संबंध में जो कानून बने हैं वे लोकतांत्रिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जाएंगे, लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा कानूनी प्रावधानों में नहीं बल्कि इन प्रावधानों को अमली जमा पहनाने में होती है।